आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन होगी। उसी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले प्रैक्टिस सेशन में कवर किए हैं उनको कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम घुमा के इस तरीके से पूछेंगे कि कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, बट क्वेश्चनों को पूछने का अगर तरीका बदला जाए तो आप उन तरीके के क्वेश्चनों को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, है ना, किस अप्रोच के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से देखेंगे। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो मेनली आपका चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम और ये हमारे एग्ज़ाम की टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को फोकस करके बनाया गया है, जिसमें सारे क्वेश्चंस को आपको, चाहे वो आपका पीवाईक्यू हो या पीवाईक्यू बेस्ड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कोशिश की है अपनी तरफ से लाने की, ताकि आपके ये टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतरीन हो सकें। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले अगर आप पिछले प्रैक्टिस सेशन देख चुके हैं और उनसे रिगार्डिंग कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में ना आ रहा हो, तो हमारे ग्रुप पर आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को भेजकर। इसकी ग्रुप की लिंक आपको और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके माध्यम से आप वहां जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन। अब आपको पता है कि आपने कॉग्निटिव डोमेन्स के बारे में पढ़ा है, जो कि 3 होते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में उन 3 डोमेन्स के नाम लिखने हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले प्रैक्टिस सेशन में ही उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो आपका ये होमवर्क है कि आपको वो 3 डोमेन्स के नाम हमें लिख के भेजने हैं। बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है ना। तो स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर, मतलब विद्यार्थी जो है वो चित्र बना सकता है या पत्र लिख सकता है, ग्राफ बना सकता है, ईमानदारी के महत्व को समझ सकता है, एंड कैन वैल्यू द ऑनेस्टी। तो इनमें से जो अगर बात करें अफेक्टिव डोमेन के लिए बेस्ट सूटेबल होगा तो वो होगा स्टूडेंट कैन वैल्यू ऑनेस्टी, है ना। ये सबसे सूटेबल होगा अफेक्टिव डोमेन के लिए। और अगर आपने ये डोमेन को अच्छे से पढ़ा है तो आप खुद इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि वैल्यू ऑनेस्टी ही आपका अफेक्टिव डोमेन से कनेक्ट करेगा, क्योंकि पेंट अ पिक्चर, राइट अ लेटर और ड्रॉ अ ग्राफिक कहीं ना कहीं आपकी मोटर एक्टिविटी से हैं, तो वो साइकोमोटर वाले पार्ट में आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट क्लासरूम डिसिप्लिन प्रॉब्लम। आप कक्षा में अनुशासन की समस्या को रोकने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। क्या छात्रों के व्यवहार को ऑब्जर्व करना, इस बात को, क्या नियम स्थापित करना, या क्रिएटिंग स्टिमुलेटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, या रिवार्ड स्टूडेंट्स फॉर गुड बिहेवियर। अगर हो सकता है हमारे आपके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस हो तो आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, बट यहाँ जो बेस्ट सूटेबल आंसर होगा वो होगा क्लोज मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। क्योंकि पहले तो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन अगर बनाना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कौन सा बच्चा किस कारण डिसिप्लिन को तोड़ रहा है। हो सकता है उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ से वो मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा हो सकता है सीटिंग वाइज हो, या क्लास में बैठने को रिलेटेड, या जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील कर रहा है। तो आपको पहले उसे क्लोजली मॉनिटर करना होगा, समझना होगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से आप उसको कहीं ना कहीं निवारण देंगे या उस समस्या का आप समाधान करेंगे। तो बाकी चीज़ें ये सेकेंडरी हो जाती हैं। सब फर्स्ट चीज़ है आपको निगरानी करनी होगी उसके बिहेवियर की, कि एक्चुअल में वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि आफ्टर टीचिंग अ कंटेंट अ टीचर फाइंड्स दैट द स्टूडेंट आर एबल टू वर्क विथ एक्शन वर्ब्स मेनली अप्रेज एंड जज दिस ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन अचीव्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ। मतलब आपने किसी एक विषय वस्तु या कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, उसके बाद जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं मूल्यांकन और निर्णय जैसी क्रियाओं में कार्य करने के लिए सक्षम हो गया है। तो आपको ये बताना है इस प्रकार का उद्देश्य जो है वो इन चारों में से किस में लाई करेगा। क्या वो एनालिसिस है, विश्लेषण है, सिंथेसिस है, संश्लेषण है, एवोल्यूशन है, मूल्यांकन है, एप्लीकेशन या आपका एप्लीकेशन है। तो अगर आपने कहीं ना कहीं ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ा है तो ये सारे उसी के पार्ट हैं जो को आप ट्रायंगल के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो आपको ये बताना है इस प्रकार की कहीं ना कहीं जो अप्रेज या जज वाली जो कहीं ना कहीं वर्ब है, एक्शन वर्ब है, वो किस चीज़ में से रिलेट करेंगे। तो अगर बात करें जज या अप्रेज वाली बात तो ये आपके एवोल्यूशन से रिलेट करेंगे। अब जरा हम
ब्लूम टैक्सोनॉमी के चरणों के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्कशन करूं इस बारे में, तो आपको पता है मेनली ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 चरण दिए गए हैं, है ना। बाद में आगे चल के 2001 में उसको रिवाइज कर दिया गया है, बट मेनली आपके 6 चरण ही हैं, जिनमें से अगर हम बात करें कि सबसे नीचे के ट्रायंगल की बात करें तो आपका अभी मैं बता दूं इस प्रकार से ट्रायंगल बनता है ना। तो इसमें अगर 6 चरण होंगे तो सबसे जो नीचे वाले चरण पे आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका नॉलेज वाला पार्ट। अब नॉलेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नॉलेज में आपने जो चीज़ सीखी है उसको अगर आप रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो आपका आएगा डिफाइन, किसी चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आप नाम बताते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में आएंगी। उसके बाद आता है कम्प्रीहेंशन, तो किसी चीज़ को आप कहीं ना कहीं व्यक्त कर देते हैं, जैसे आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ बातें बताएंगे तो आपका कम्प्रीहेंशन में आएगा। किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर देते हैं आप तो भी कॉम्प्रीहेंशन में आएगा। किसी एक्सप्लेन करना या जनरलाइज करना, एग्जाम्पल देना, ये सारी किसके पार्ट हैं, आपके कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट है। थर्ड वाला आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब आपने कोई चीज़ सीखी है और उसको आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे पा रहे हैं, है ना। कोई चीज़ बना के रेडी कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्यूशन निकाल के दे देते हैं, तो ये सारी किसके पार्ट हैं, ये आपके एप्लीकेशन के पार्ट हैं। अगर फोर्थ नंबर की हम बात करें तो एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होगा, कहीं ना कहीं चीज़ों को आप सेपरेट के तौर पे काट के देख रहे हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ब्रेक डाउन करके अलग अलग चरणों में काट के फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो एनालिसिस में हम नॉर्मली चीज़ों को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, काटते हैं। तो ये आपका एनालिसिस हो गया। सिंथेसिस की बात करें तो आप कई सारी टुकड़ों को जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उनको कलेक्ट करके एक मतलब एक फॉर्मेट में लाके फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो ये आपका सिंथेसिस में आएगा। एवोल्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को अप्रेज करेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे, किसी का मूल्यांकन करेंगे या अपना जजमेंट देंगे, उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये सारी बात आपके किसके, एवोल्यूशन के आएंगे। तो ये हाईएस्ट लेवल है। कई बार पिछली जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल पे कौन सा है, तो आपको पता है कि वो मूल्यांकन आता है ना। तो ये अगर आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप इजीली ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाई, मतलब जो अच्छा शिक्षण है या सर्वोत्तम है वो किस प्रकार परिलक्षित होता है। क्या मीनिंगफुल क्वेश्चन से, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट मतलब बच्चों की उपस्थिति से, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपके क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, या पिन ड्रॉप साइलेंस आपकी क्लास में। अगर आप बात कर रहे हैं गुड टीचिंग की, तो गुड टीचिंग कहीं ना कहीं वो है कि टीचर एक मीनिंगफुल क्वेश्चंस बच्चों से पूछेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का विकास क्वेश्चंस में छुपा हुआ है। आप जिस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा उस तरीके से सोचने पे मजबूर होगा। हो सकता है आप फैक्चुअल क्वेश्चन पूछें तो उसमें बच्चे को ज़्यादातर रटने पर जोर देना पड़ेगा, बट आप एप्लीकेशन बेस्ड या कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन अगर बच्चे से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो सोचने पर मजबूर होगा, और सोचेंगे तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। तो अगर बात करें कि बेस्ट टीचिंग किस प्रकार रिफ्लेक्ट होगी, तो मीनिंगफुल क्वेश्चन से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज इनकरेक्ट। तो आपने टीचिंग के कई 3 लेवलों के बारे में पढ़ा है, मैंने पिछली वीडियो में भी इस बारे में डिस्कस किया था। तो 3 लेवल अगर बात करें कि टीचिंग के 3 लेवल कौन से हैं, तो आपका फर्स्ट पे आता है मेमोरी लेवल, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सबसे लास्ट में थर्ड लेवल पे रिफ्लेक्टिव या चिंतन लेवल आता है। तो आपका मेमोरी हो गया, स्मृति मतलब बुद्धि हो गया, अंडरस्टैंडिंग समझ हो गया, रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतन लेवल हो गया। तो ये 3 लेवल से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इनका थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, बाकी हमने कवर किया है अपने क्वेश्चनों के माध्यम से। तो पूछा गया है कि मेमोरी लेवल में कौन सा शामिल नहीं होगा, तो इनिशियल स्टेज है मेमोरी लेवल, बिल्कुल बात सही है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे मेमोरी आती है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मेनली डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग सोर्स और इकोनॉमिक कंडीशन। तो यहाँ अगर बात करें कि जो स्मृति स्तर है वो मौजूदा आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, इस बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ रोड मेमोराइजेशन, बिल्कुल मेमोरी में आप रोड मेमोराइजेशन फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इनेबल द लर्नर टू रिटेन, यहाँ रिटेन बिल्कुल करना पड़ेगा, जिन चीज़ को हम रटेंगे उनको मेमोरी में रखना मतलब रिटेन करना। एंड ऑल्सो रिप्रोड्यूस द लर्न मटेरियल, मतलब जब पूछा जाए तो उन चीज़ों को बताना। तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपके मेमोरी लेवल में हैं, तो इस हिसाब से ये हट जाते हैं। बाकी आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है आपकी, वो मेमोरी लेवल से आपके कहीं कोरिलेट नहीं करती है। तो यही हमारा आंसर हो गया, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। आई होप इस एक्सप्लेनेशन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जरूर हमें हमारे ग्रुप पर लिख कर भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकॉर्डिंग टू RTE 2009
शिक्षक को वर्तमान कक्षाओं में ऐसी गतिविधियों को सीखने के कार्यों को डिजाइन करना चाहिए जो एक विषय सेटिंग में सभी शिक्षार्थियों को संलग्न करें, साथ ही साथ क्या और चीज़ है जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। तो ऐसा क्या टीचर मतलब डिजाइन करे अपना कॉन्सेप्ट या अपना जो लेक्चर वो देने जा रहा है जिसमें बच्चे इंगेज रहें। इंगेज रहने के साथ साथ वो क्या खास चीज़ होनी चाहिए जो RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए दिशा निर्देश की गई है। तो क्या वो एक्साइटमेंट है, क्रिएट इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है या चैलेंज है। तो हो सकता है आपके और मेरे या कई अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हो, बट यहाँ जो अगर सही बात है तो इंगेज के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के लिए चैलेंजिंग भी हो, है ना, वो मोटिवेटिंग हो। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो मोटिवेशन आपको पता है एक तो आंतरिक तौर पे होता है, एक बाहरी तौर पे। तो आप पढ़ा रहे हैं उससे मोटिवेशन का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट वो इंगेजिंग होना चाहिए, साथ ही साथ चैलेंजिंग भी होना चाहिए, ताकि बच्चे एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए उस चीज़ को करके एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकें, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आएगा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। In the class using problem solving approach to learning by giving regular uniform assignment and homework to student would be off। मतलब आप नियमित रूप से एक समान असाइनमेंट और होमवर्क देते हैं समस्या समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए। तो ये किस चीज़ में आएगा, क्या ग्रेट वैल्यू देगा, लिटिल वैल्यू देगा, वैल्यू ओनली फॉर स्लो लर्नर है, या वैल्यू टू गिफ्टेड चाइल्ड या स्टूडेंट्स है। तो अगर हम बात करें कि हम असाइनमेंट या होमवर्क दे रहे हैं तो हम पहली बात तो किसी को सेपरेट करने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और किसी चीज़ को कम करने के लिए चीज़ें नहीं देंगे। तो ये क्या देगा, ये आपको ग्रेट वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, है ना, क्योंकि सभी को हम समता की दृष्टि से देखते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। मतलब आपको ये देखना है शिक्षण पेशे की प्रकृति क्या नहीं है, लर्नर ओरिएंटेड, डायनामिज्म, या ह्यूमन है ओबीडियंट टू द गवर्नमेंट। तो अगर बात करें टीचिंग प्रोफेशन की तो ये बिल्कुल विद्यार्थी उन्मुख है, गतिशील है, दयालु है, लेकिन ये सरकार के लिए आज्ञाकारी नहीं है। हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के लिए बनती है, ना कि गवर्नमेंट के लिए, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं, है ना। हम बच्चे के प्रति उत्तरदायी हैं और बच्चे की शिक्षा के विकास में हमारा मेन योगदान होना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। डेवलप थिंकिंग पावर, गिव इन्फॉर्मेशन, डिक्टेट नोट्स, या प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो इसका आंसर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें, क्योंकि ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है और आप इजीली आंसर इसका दे सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपेयर टू अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन वन प्लेस, अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन द माइग्रेटिंग फैमिलीज टिपिकली एबल टू। मतलब एक बच्चा केवल एक परिवार में पलता है, बड़ा होता है, दूसरा बच्चा है वो उसकी फैमिली कंटिन्यूस जगह बदलती रहती है, माइग्रेटिंग फैमिली कह सकते हैं हम उसे। तो आपको ये देखना है इनके बीच में कौन सा एक जो बच्चा है आमतौर पर माइग्रेटिंग फैमिली वाला वो किस चीज़ में सक्षम होगा, कनेक्टिंग विद पीपल, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, मेंटेन काम, या डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग। अगर बात करें यहाँ माइग्रेटिंग पीपल होगा तो वो जगह जगह जाएगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा, तो लोगों से डील करना उसे आसानी होगी, कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो यहाँ जो सटीक आंसर है वो है कनेक्टिंग विद द पीपल। मतलब जो माइग्रेटिंग फैमिली का बच्चा होगा वो लोगों से जल्दी कनेक्ट कर जाएगा, है ना, बजाय कि सिंगल एक ही जगह रहने वाले परिवार की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकॉर्डिंग टू पियाजे द यूज ऑफ चार्ट, ग्राफ एंड डायग्राम इज अ यूजफुल स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन एट द। मतलब पियाजे के अनुसार बच्चे को हम अगर चार्ट, ग्राफ, आरेख के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चा किस अवस्था का है। तो आपको ये पता है कि पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बात करी है। पहली जो सेंसरी स्टेज है उसमें 6 उप अवस्थाएँ, प्री ऑपरेशनल में 2 उप अवस्थाएँ। इन बात को आपको बेसिक ध्यान रखना है। अगर बात करें आप चार्ट और ग्राफ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा किसका है, बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन में आ चुका है ना, क्योंकि चार्ट ग्राफ की मदद से आप किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि देखो पिछले साल में जनसंख्या का इतना ग्राफ था, इतनी जनसंख्या थी, अब बढ़ के इतनी हो गई, या अगले साल मृत्यु दर इतनी थी या इतनी हो गई। तो इस हिसाब से आप अमूर्त चीज़ों का वर्णनों से कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो फॉर्मल ऑपरेशन का बच्चा हो सकता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ड्यूरिंग विच पीरियड डिड एजुकेशन स्टार्ट एक्वायरिंग अ फॉर्मल नेचर बाई बीइंग इम्पोर्टेड एट अ सेंटर ऑफ लर्निंग कॉल्ड गुरुकुल्स एंड आश्रम। तो आपको ये बताना है किस काल के दौरान जो औपचारिक शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुलों और आश्रमों में दी जाती थी। ये भी आपको पता है कि ये किस काल का वर्णन कर रहा है, तो इसका आंसर भी आप एज अ होमवर्क हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टूडेंट बिहेवियर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सेविंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर इज नोन एज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के एक तरीके से बच्चे का दस्तावेज व्यवहारों जो भी वो बिहेवियर स्कूल में दिखा रहा है उसका एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, संकलित रूप में रिकॉर्ड बना के रख रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, समेटिव असेसमेंट होगा, बिहेवियर लॉग होगा या करिकुलम मैपिंग होगा? तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के व्यवहार का, उसके जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसके कहीं ना कहीं इवेंट का उसके दस्तावेज बना के हम रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। तो ये हमारा किस में आएगा? ये हमारा आएगा बिहेवियर लॉग में। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका ड्यूरिंग द सेशन होता है, समेटिव असेसमेंट आपका एट द एंड ऑफ द सेशन होता है, करिकुलम मैपिंग में आपने मैपिंग के बारे में हो सकता है आप लोगों ने, कई लोगों ने ट्राई किया हो, जब हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम बीच में सेंटर में रख के कई सारी चीज़ों को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम मैपिंग बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो सही आंसर होगा तो थर्ड बिहेवियर लॉग विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, मतलब सीखने के उद्देश्यों का क्या मतलब है? लर्निंग एक्सपेरिमेंट है, कंसाइज आउटकम्स हैं, एकेडमिक अचीवमेंट है या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं। तो अगर आपने लेसन प्लान आप सभी ने बनाए होंगे आई होप, तो आपने हमेशा वहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली पहल चलाई गई है वो उसमें की जगह रिप्लेस कर दिया गया है आपका लर्निंग आउटकम्स को। तो अगर बात करें सीखने के उद्देश्यों का क्या मतलब है, तो वो है सीखने के परिणाम या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, मतलब बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चा क्या चीज़ें सीख जाएगा, है ना। इस पर फोकस दिया गया है कि ये अगर हम पढ़ाएंगे तो ये मिनिमम लर्निंग आउटकम्स तो बच्चा सीख जाएगा। तो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम हम उसे कहेंगे कि बच्चा ये चीज़ें सीख जाएगा इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब आपने बच्चे को पढ़ाया, एक अवधारणा समझाई, उसके बाद बच्चा क्या करा, उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों का विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो ये किस टीचिंग लेवल में, शिक्षण स्तर में आएगा? याददाश्त होगी, मेमोरी होगी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव होगा या ऑटोनोमस डेवलपमेंट होगा? तो ये अगर हम बच्चा क्या कर रहा है, आपको चीज़ें समझा रहा है ना, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, बच्चा उस चीज़ की व्याख्या कर रहा है कि इसमें ये चीज़ नकारात्मक है, मतलब नेगेटिव है, ये चीज़ पॉजिटिव है, तो वो क्या अंडरस्टैंडिंग में आएगा, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हुआ होगा। कुछ नए क्वेश्चन थे, कुछ जो क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि एज अ एक्टिव लर्नर आप भी इंगेज होकर उन चीज़ों का आंसर दें, ताकि हो सकता है आपको कई चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, जिनको हम रटना बोलते हैं, क्योंकि आप जब कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में जगह बना लेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आप एज अ एक्टिव लर्नर ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनों को लेकर पार्टिसिपेट करें, अपने आंसर हमें भेजें, और अगर आंसरों में कहीं करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम निश्चित तौर पर उनका करेक्शन आपको लिख के भेजेंगे, एक्सप्लेनेशन भी भेजेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस सेशन बेहतरीन लगा होगा। अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर हमें हमारे ग्रुप पर भेजिए। पैडल अप ग्रुप से आपको टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।